कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि आबकारी का जो एग्जाम है सर, उसके हिसाब से अगर हम लोग पैटर्न देखें तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग किस प्रकार से स्टडी करें और क्या हमारा जो तरीका है वो रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो मैंने आपको आबकारी के बाद जो वीडियो दी थी उसके बाद जो कॉमेंट सेशन था उसमें अधिकांश बच्चे बहुत मतलब एक प्रकार से उनका आप लोग देखोगे कमेंट सेशन तो बहुत परेशान से दिख रहे थे। ठीक है, और इवन टेलीग्राम वगैरह किसी भी मीडियम पे अगर आप देखोगे बहुत से बच्चों की एक क्वेरी थी कि आखिर नए पैटर्न के हिसाब से जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम कौन सी किताबों का सोर्स लें, कौन सी चीज़ें हम पढ़ें, किसको हम ऑथेंटिक कहें, क्या मतलब आगे को जारी रखें या नहीं रखें। इस चीज़ के रिगार्डिंग ये वीडियो है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, वो सभी छात्र जो ग्रुप सी की एग्जाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर जो ये था कि नए पैटर्न के अनुसार कैसे तैयारी करें। तैयारी कुछ नहीं करनी नए पैटर्न के अनुसार, पढ़ना तो वही है क्योंकि कंटेंट बदलता ही नहीं है। अगर आप पूरा पेपर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आप लोग परेशान हुए हैं क्वेश्चन पूछने के तरीके पे, इस पे थोड़ा आप लोग परेशान हुए कि आपको आता नहीं है। कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपको आते ही हैं। अगर आप देखोगे, आप पूरा 100 नंबर का पेपर देखना, मैक्सिमम बच्चों को 75% से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर पता रहते हैं। ठीक है, और आपने देखा भी होगा। बस सबसे बड़ी जो मुसीबत है, अब क्या था, पहले डायरेक्ट आप वन लाइनर पढ़ के जाते थे, अब क्या हो गया, क्वेश्चन जो आ रहा है कॉन्सेप्ट के आधार पे आ रहा है, आपको ट्रिकी बना दिया उसने। अगर आपने चार कोड, यानी आप अगर कोडिंग के क्वेश्चन देखें, आप कथन और कारण वाला देखते हैं कि ये कथन है, इसका ये कारण है, क्या सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। इन जो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं, 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे, उसने आपको, यानी पूरे पेपर की बात चल रही है। ठीक है, सिर्फ एक पेपर की, मतलब उत्तराखंड के सेशन की नहीं, आप हिंदी के सेशन के लगा लो 5 से 7 क्वेश्चन, उत्तराखंड के सेशन के लगा लो 10 से 15 क्वेश्चन, इसके अलावा जीएस के क्वेश्चन लगा लो 2-4 क्वेश्चन, और एक आध कंप्यूटर और रीजनिंग वगैरह सब मिला के 30 क्वेश्चन लगभग पूरे पेपर में ऐसे हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे 100 नंबर के पेपर को आपके प्रभावित कर रहे हैं। यानी अगर आप 30% क्वेश्चन को की ओर अच्छे से देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, आपके बाकी के जो 70% क्वेश्चन है उसमें भी आपको डिमोटिवेट कर दे रहा है। यानी आप लोग इन क्वेश्चनों में इतना घूम जा रहे हैं, जो इसके अलावा जो पोर्शन बचा है उसको भी आप क्या करा रहे हैं, जल्दबाजी में गलत करा रहे हैं, या आप एक मतलब आपका जो मनोबल है वो बहुत कम, या मनोबल टूटा टूटा सा आपको फील हो रहा है। ये रियलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जब ये आप पूछ रहे हो कि सर नया कंटेंट कहां से शुरू करें, क्या करें, और नए सोर्सेस क्या हो हमारे ग्रुप सी के एग्जाम की तैयारी के, तो मैं आपसे सीधे सीधे कहूंगा बच्चों, नया कंटेंट कुछ भी नहीं है। यानी आपको पढ़ना पहले भी वही कंटेंट था, अब भी वही है, और फ्यूचर में जब तक सिलेबस नहीं बदलता वही रहेगा। बस चीजें ये होंगी, पढ़ने का तरीका बदलना होगा। यानी पढ़ने के सोर्सेज को छोड़ते हुए पढ़ने के वे को चेंज करना होगा, पढ़ने का तरीका बदलना होगा। यही एक इसका रास्ता है। देखिए, आप अगर पूरे उत्तराखंड के पोर्शन को देखते हैं 40 नंबर के, उसमें है क्या, होता क्या है, हमारे पास जो नॉर्मली सोर्सेज रहते हैं, बच्चे या तो परीक्षा वाणी पढ़ते हैं, या उत्तराखंड इतिहास की कुछ किताबें, चाहे अजय रावत जी की हैं या यशवंत कठौत जी की हैं, या अपने आप को विंसर ईयर बुक पढ़ते हैं, या फिर आप देखेंगे मोटा मोटा न्यूज़पेपर वगैरह, करंट अफेयर्स, आर्थिक सर्वे, ये सारा सोर्सेज पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल पे आप लोग जाते हैं, और पेपर भी कहीं ना कहीं इधर से ही पूछा जाता है। बस ये है कि डिफरेंस, आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको सॉल्व करने के तरीके नहीं पता है, आप फंस कहां रहे हो, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, और जो पूछा जा रहा है उसकी आपको निरंतर एक प्रकार से आपको अभ्यास करना होगा उस तरीके के क्वेश्चंस का, तब जाके आप लोग उस प्रकार के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका पहला एग्जांपल मैंने आपको उस दिन भी दिया था, कथन और कारण वाला। अभी भी कई बच्चों को यह पता नहीं है कि ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। इसके अंदर 4 विकल्प आपको दिखते हैं। कथन मतलब कथन ए भी सही है, आर भी सही है, तथा उसकी सही व्याख्या करता है। कथन ए भी सही है, कथन आर भी सही है, लेकिन इसकी ये सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सही है, कथन आर गलत है, दोनों कथन गलत है, कुछ इस प्रकार के। ठीक है, अब देखिए 4 आपको विकल्प दिखे। ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है, पहली बात बताओ। ये तो आपके नॉलेज पे डिपेंड है ना, आप पढ़ के गए, आपको पता नहीं कि ये कथन सही है गलत है। आप कुछ भी हो, अगर मैं ये कहूं कि उत्तराखंड का जो गांधी है वो हर्षदेव ओली को कहा जाता है, ये कथन सही है गलत है, गलत है ना ये कथन, सही मतलब वो अपने आप में स्टेटमेंट, ये तो आपके नॉलेज पे आधारित है कि आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। दूसरा,
ये कथन सही है या गलत है, जो कारण है। अभी आप ये मत देखो कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा, आप सिर्फ ये देखो क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट सही और गलत है या नहीं, ये आपको किस बात से पता चलेगा, आपके नॉलेज पे, यानी आप जो फैक्ट भी पढ़ते हैं, आप जो किताबें पढ़ रहे हैं, इसी के आधार पर आपको ये पता चलेगा ना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। अब आओ दूसरे कारण पे, आपको ये पता चल गया ये सही है ये सही है, या ये गलत है या ये गलत है, या ये सही ये गलत, या ये गलत ये सही, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं ना, या तो दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे, या ये सही होगा ये गलत होगा, या ये गलत होगा ये सही होगा, इन चार। अब ये कैसे तय हुआ कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपके सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के आधार पर, ठीक है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में लिंक क्या है, ये तीसरा स्टेटमेंट जो कहता है कि सही व्याख्या करता है गलत व्याख्या करता है। अभी भी कई बच्चे ये कह रहे थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला जो क्वेश्चन है, देखो आप ये मानते हो कि श्रीनगर के एक प्रकार से पहाड़ी कस्बा है, हिल टाउन है, यही तो है ना, घाटी में बसा है पहाड़ी इलाके में, सही था। कैसे पता, क्योंकि आप वहां से रहे भी हैं, आपको पता भी, आप पढ़ते भी आए हैं। दूसरा, श्रीनगर में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये आपको पता है ना, 2009 में उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, हेमंती नंदन बहुगुणा, पता है ना आपको। दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। अब तीसरा स्टेटमेंट आता है, क्या ये सही व्याख्या कर रहा है, एक बार बताओ। अब आपको ये देखना है क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल में है, क्या इसका यह मतलब है क्या वो पहाड़ी इलाका इसीलिए वहां है, सिर्फ कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा क्राइटेरिया जिसके आधार पर यह तय किया गया हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी इलाकों में खुलेंगे, यानी कस्बों पहाड़ी जो हिल टाउन होंगे वहीं खुलेंगे। अगर ऐसा रूल होता तो वो सही व्याख्या कर रहा था। यानी हमने कहा श्रीनगर एक पहाड़ी इलाका है या पहाड़ी मतलब टाउन है या हिल टाउन है जो भी है, या और दूसरा श्रीनगर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या ये सही व्याख्या कर रहा है, इसका तरीका कैसे पता चल रहा है, इसका तरीका, अगर ये सही व्याख्या कर रहा होता तो इसके लिए कोई ना कोई एक ऐसा रूल होता कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहाड़ी इलाकों में खुलेंगे। अगर ऐसा कहीं नियम है तब तो आप कहोगे दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट तो सही है, सही व्याख्या कर रहा है। अब ऐसा है ही नहीं रूल कि आप पहाड़ी इलाकों में ही सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी करेंगे, तो कहां से सही एक्सप्लेनेशन हो गया, खत्म हो गया ना। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे पता चला। दो तरीके के छात्र जिनको ये तो स्टेटमेंट पता थे कि यार सही है या गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट सही मार गए, लेकिन उनको कथन और कारण की व्याख्या का पता नहीं था, वो गलत कराए। उनको लगा कि सिर्फ और सिर्फ ये और ये पढ़ते हैं, बाकी उन्हें देखना ही नहीं, उनको ये पता ही नहीं कि क्या ये दोनों जब वो व्याख्या कह रहे हैं, क्या इस व्याख्या को भी हमने देखना है, तो उसमें कथन भी सही था, कारण भी सही था, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा। दोनों स्टेटमेंट सही थे बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं था कि ये इसमें इसीलिए खुलेगा कि वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो इस प्रकार की इससे क्या सीख मिली आपको, सीख ये मिली कि आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ना वही है। इस स्टेट क्वेश्चन को देख के आपको पता चल गया आप जो पढ़ रहे हो वही आपका पढ़ना है, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, सोर्सेज का कोई भी अभाव नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप नया ट्राई करो, क्योंकि इतने रास्ते में आने के बाद मैं आपसे कहूं नहीं भाई बच्चों एक काम करो, अब ये सारी किताबें बंद करो, अब ये किताब पढ़ो, तो इससे बड़ा मतलब एक प्रकार की मूर्खता क्या होगी जो आपको गुमराह करूं मैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, मैं आपसे अभी भी उसी चीज पे अड़ा हूं, जो आपके नोट्स हैं, जिन चीजों को आप पढ़ते आए हैं बस उन्हीं को पढ़ना है, सोर्सेज वही हैं, बस पढ़ने के तरीके बदलने हैं, चीजों को समझ के पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर देखो, पैटर्न को समझो, उसके पैटर्न के आधार पे जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरीके के पढ़ो। अब बताओ, अगर आपसे कोई इसी प्रकार से कथन और कारण वाला स्टेटमेंट पूछ दे, आपसे कहा कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत उत्तराखंड का कौसानी उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहलाता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट आ गया, कारण पूछ दिया क्योंकि यहां पर एक नैसर्गिक सुंदरता है, ठीक है, और मतलब इस प्रकार का, तो कथन भी सही है, कारण भी सही, सही व्याख्या भी करता है। इसमें आप नहीं कह सकते कि सही व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिसने स्विट्जरलैंड का उसको एक प्रकार का नाम दिया, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड माना, तो कुछ ना कुछ उसने स्विट्जरलैंड जैसा पाया होगा, चाहे उसने वहां मौसम पाया, चाहे वहां की वादियां पाई, चाहे वहां से जो सामने पहाड़ियां दिखती है वहां पे उसने बर्फ पड़ी हुई देखी, महात्मा गांधी जी जो भी देखा। क्यों उसने स्विट्जरलैंड कहा होगा? इसलिए स्विट्जरलैंड इसलिए तो नहीं कहा होगा ना कि वहां पे बहुत अच्छी हेल्थ मतलब फैसिलिटीज हैं, या बहुत अच्छा एजुकेशन हब है, या बहुत ज्यादा डेवलप है, इस आधार पे कहा होगा। एक बात बताइए, अगर मैं दोनों क्वेश्चन को देखना, मैंने एक क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया आपसे, मतलब स्टेटमेंट मैंने बोला कौसानी उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड है, समझे आप, यूके का क्या है SWZ लिख देता हूं, ठीक है, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, ऑप्शन कारण दे दिया, ठीक है, कौसानी में बहुत अच्छा एजुकेशन हब है,
ले, शिक्षण मतलब जो हब है, शैक्षणिक संस्थाएं बहुत अच्छी हैं। अब आपने कहा कौसानी उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड सही है गलत है, बोला जाता है, मतलब है नहीं कह रहा हूं मैं, बोला जाता है। आपने कहा ये सही है, स्टेटमेंट दे दिया आपको कौसानी बहुत अच्छा एजुकेशनल हब है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर क्या होगा, ये सही है। बस जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा कथन सही है कारण गलत है, वहीं पे आंसर हो गया। अब यहीं पे देखो कौसानी उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड है, कौसानी में नेचुरल यानी प्राकृतिक सौंदर्यता देखने को मिलती है, प्राकृतिक सौंदर्यता। अब देखो ये सही है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि कौसानी में आप जाओगे तो नेचुरल ब्यूटी है ना वहां पे, कुछ ऐसा तो नहीं है इंडस्ट्री लगी है, कुछ नहीं, प्राकृतिक सुंदरता वहां पे है। और व्याख्या भी सही कर रहा होगा, क्यों? क्योंकि जिसने इसको स्विट्जरलैंड कहा इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता के आधार पर ही कहा होगा। यहां उसने कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा होगा, यहां उसने कोई इंडस्ट्रियल इलाके नहीं देखे होंगे, यहां उसने कोई एजुकेशनल हब नहीं देखा होगा, यहां कोई उसने इस तरीके के हेल्थ फैसिलिटीज नहीं देखी होगी। उसने क्यों कहा होगा? क्योंकि उसको लगा होगा कि वास्तव में कौसानी एक प्राकृतिक सुंदरता है, और जिस प्रकार से यूरोप का स्विट्जरलैंड अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार से हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए, इसको एक ऐसा नाम दिया। यही तो है ना। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे आया बताओ? क्या आपने सोर्सेज बदल दिए इसके लिए पढ़ने के? आपने कोई दूसरी किताब लेके आपने कह दिया कि उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड इसको इसलिए कहते हैं, कहीं और से पढ़ के आ रहे हो? बच्चों ज्ञान वही है, पढ़ना वही है, चीजें वही पढ़नी, समझ के पढ़ना है। स्टेटमेंट और रीजन वाले जो कारण है, यानी कथन और कारण, ये आपको जो परेशान कर रहे हैं, इसका परेशान जो आप हो, मतलब परेशान क्या, आपका सिर्फ एक प्रकार से टेस्ट हो रहा कि यार इसका जो सोचने की शक्ति है, इसका जो क्वेश्चन में को ऑब्जर्व करने की पावर हो किस तरीके से है। और आने वाले समय में इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब वो दौर चला गया कि आप सिर्फ वन लाइनर रट के एग्जाम में, वन लाइनर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है, उनकी अपनी वैल्यू अपनी जगह वो भी है। वो ऐसा थोड़ा ना कि अगर आपको वन लाइनर पढ़ोगे ही नहीं तो फिर आप फैक्ट कैसे देखोगे? आप इन्हीं क्वेश्चन में वन लाइनर पढ़ के भी तो उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, कौसानी को कहते हैं, ये तो वन लाइनर ही पढ़ा होगा ना, उसी के आधार पे तो आपका ये स्टेटमेंट सही हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं ज्यादा वैल्यू दीजिए चीजों को समझने पे, किताबों को। अगर आप उत्तराखंड की परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं अच्छे से देखिए उसके, क्योंकि उसके फैक्ट बनते हैं। ठीक है, उत्तराखंड इतिहास में अगर आप यशवंत सिंह कठौत जी की किताब देखते हैं या आप अजय राउत की किताब देखते हैं, अजय राउत जी की, ठीक है, तो इसको सही तरीके से देखिए। इसके अलावा आप ईयरली बुक में अगर आप विंसर ईयर बुक देखते हैं तो इसको सही से आप तैयार करना हर साल जब भी आपका पेपर होता है। इसके साथ साथ उत्तराखंड का इकोनॉमी सर्वे, उत्तराखंड का बजट सेशन और उत्तराखंड का करंट अफेयर। इसके अलावा कोई सोर्सेस ढूंढना है उत्तराखंड में, यही सोर्सेज हैं, इन्हीं को आपको बार बार दोहराना है, बार बार उसको देखना है, और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है उसको ऑब्जर्व करना है। जल्दबाजी में स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन को गलत करके आना, ये कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल क्वेश्चन की समझ नहीं जब होती है तब आप वो गलत कराते हैं थोड़ा सा भी। और हाँ, एक ऐसी चीज इनमें इसमें पूछ दिया उसने, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जिसका फैक्ट आपको नहीं पता है। जैसे अभी उत्तराखंड का एक औद्योगिक वाला आया था 2016-17 से, ये 2030 तक लागू रहेगा वो। अब माना आपको फैक्ट ही पता नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो तथ्य नहीं पता है ना। अगर आपने सपोज पढ़ा होता, किसी जगह पे वो फैक्ट मिला होता, तब तो आपका वो क्वेश्चन भी सही हो जाता ना, कि उत्तराखंड में जो भी क्वेश्चन आया था औद्योगिक वाला कुछ था, एक देख रहा था मैं 2016-17 से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था और इतने तक लागू रहेगा। अब वो तो तथ्य है, अगर आपको किताबों में नहीं मिला तो आप उस क्वेश्चन को छेड़ भी नहीं सकते, अपना तुक्का थोड़ा लगा देंगे आप। अगर बाई चांस आपको ये पता होता कि ये इतने में लागू हुआ और इतने तक ये जारी रहेगा, या इतने ईयर तक इसको हमने रखना है 2030 तक, ये वो अगर आपने ये पढ़ा होता तो क्या क्वेश्चन आपका गलत होता? खुद सोचिए आप, गलत होता क्वेश्चन? नहीं होता ना। तो वो तो आपने पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए वो आपको नहीं आया। अदरवाइज जो स्टेटमेंट और ये वाले क्वेश्चन आते हैं ये आपके पढ़ी हुई चीजों से आएंगे तो ये कभी गलत नहीं होते, ध्यान रखना। बशर्ते आपका जो समझ है उस क्वेश्चन को लेकर सही होनी चाहिए कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। एक तो इस तरीके के क्वेश्चन है जो आपको फंसा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपको फंसा रहा बच्चों वो है कोड वाले क्वेश्चन, ठीक है, कोडिंग वाले क्वेश्चन, 1 2 3 2 3 1 4 4 1 3 2 1 इस टाइप के वाले, ठीक है। अब उसमें क्या है, देखिए आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए, कुछ भी 1 2 3 4। अब कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, ये तो आपके किस आधार पे आप इसको करोगे, वही आपका नॉलेज। आपने किताबें पढ़ी, जो आता है सही, जो नहीं आता गलत। आता ही नहीं है ना, मेन क्या है, अगर आ ही नहीं रहा है तो उसमें आप क्या इन 4 स्टेटमेंट में क्या सही मानोगे क्या गलत मानोगे, आपको कैसे पता चलेगा? आपको वो चीजें पता ही नहीं है, अगर आपको वो आता ही नहीं तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको इनमें से, इन 4 में से उसने ऑप्शन ऐसे दे दिए, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 1 4 3 1 2 4 और 1 2 3 4, 4 के 4 स्टेटमेंट दे दिए। अब आप इसमें आओगे, वो क्या कर रहा आपका, क्योंकि वो यूपीएससी तो है नहीं,
और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी नहीं है, वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है जो वनडे एग्जाम करा रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये 4 स्टेटमेंट आपने यहां देखे, आपको 4 विकल्प दिए गए। 4 विकल्प के अंदर आप लोग एक चीज चेक करना, आपको बाई चांस 1 या 2 स्टेटमेंट भी पता है, वो विकल्प ही ऐसे रख रहा कि आपको 1-2 स्टेटमेंट से आपका काम बन जाए। सबसे सही चीज आपके लिए क्या है, वो 1 या 2 स्टेटमेंट ऐसे दे दे रहा जिसको अगर आपको पता है तो विकल्प में वो 1 या 2 ही एक ही जगह या 2 जगह ऐसे ऑप्शन होंगे जहां पे वो है, तो आप एलिमिनेशन मेथड अपना के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपका ओवरऑल इस क्वेश्चन में भी क्या झलक रहा है, ज्ञान आपने पढ़ा कितना है। देखो पैटर्न आयोग अपना क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है, उसने क्वेश्चन के जो फैक्ट हैं या जो क्वेश्चन आपने अपने आप को आज तक पूछता आया है उसी को उसने अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। यानी पहले कान यहां से पकड़ता था, अब यहां से घुमा के पीछे से पकड़ रहा, यानी पकड़ कान ही रहा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको एडजस्ट होने में इसमें कितना समय लगता है। क्योंकि अगर आप नए छात्र हैं या अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो नया है, अपने आप को उस तरीके से वो ढाल लेंगे। लेकिन जो पुराने छात्र हैं जो लगभग 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी एक हैबिट बनी हुई है, वो लगातार फैक्ट पे फैक्ट, अनावश्यक फैक्ट, इतने फैक्ट पढ़ दे रहे हैं कि उनको होश ही नहीं रह रहा है कि वो मतलब कहीं भी जाएंगे, जैसे किसी के साथ घूम रहे होंगे, कुछ देखेंगे, कौसानी पहुंचेंगे, ऐसे बोलेंगे ये उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड है, वहां पहुंचेंगे, चनौदा पहुंचेंगे, यहाँ पे गांधी आश्रम बना था इतने ईयर में, या उसका पेड़ दिखेंगे, इसको उत्तराखंड का ये कहा जाता है, मोनाल बोलेंगे तो आलू इसका प्रिय भोजन है। मतलब वो उस किताब से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब रियलिटी ये है, इतना माइंड उनका अपने आप में रट के ऐसा हो चुका है कि वो अब अपने उत्तराखंड को नेचुरली नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब जो किताबी ज्ञान है, यानी किताब के जो फैक्ट है, उससे बाहर सोचने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है, इतना उन लोगों ने रट दिया। अब नौकरी चाहिए, क्योंकि पैटर्न ऐसा ही था पहले, पढ़ना तो उनको भी यही। अब वो कहीं भी जा रहे हैं, मतलब इस तरीके से, जैसे वहां जाएंगे, क्या ये हर की पैड़ी पे जाएंगे हरिद्वार में, वहां बोलेंगे गोरखाओं के समय में इससे पे ऐसा हुआ था। मतलब कहां से कहां लिंक कर दे रहे हैं, सीधे सीधे सारा किताबी ज्ञान, मतलब किताब के जो होते हैं फैक्ट वगैरह वो निकाल के रख दे रहे हैं। ठीक है, खलंगा जाएंगे, यहाँ पे ये हुआ था, लक्ष्मण सिद्ध जाएंगे, इन 4 सिद्धों में से ये है। मतलब वही वो फिक्स वो परीक्षावाणी और इन चीजों को निकाल के प्रेजेंट कर दे रहे हैं, किताबी नॉलेज। ठीक है, किताबी ज्ञान जिसको बोलते हैं। तो सोचने और समझने की क्षमता को खत्म हो चुका है, और सिर्फ तथ्य रटने की जो आदत बनी है उससे आयोग ने आपको घुमाना शुरू कर दिया। अब आपको क्या करना होगा, या तो इसके आधार पर अपने आप को तैयार करना होगा। मैं अभी भी कह रहा हूं सोर्सेज नहीं बदले हैं, पढ़ना वही है, उसी तरीके से पढ़ना है। बस क्वेश्चन को समझना है कि किस पैटर्न पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और हमको उस पैटर्न को अडॉप्ट करने में, हम उस तरीके से उस पैटर्न पे कैसे हम लोग सामंजस्य बिठाएं, इसको आपको क्या करना है बच्चों, तय करना है। ठीक है, रहा इसके अलावा हिंदी का पोर्शन, हिंदी में बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं। हिंदी का पैटर्न थोड़ा मैं भी मानता हूं अलग तरीके का पूछा जा रहा है, थोड़ा सा आप लोगों के जो व्याकरण वाला जो दृष्टिकोण था वो थोड़ा उसमें कम दिख रहा है, लेकिन अब एडजस्ट तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कुछ भी हो। जीएस बहुत ज्यादा पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। जीएस नॉर्मल आप लोग पढ़ते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, उत्तराखंड के मैंने सोर्सेज आपको बताई। जीएस के लिए देखो, चूंकि 20 से 25 नंबर बच्चों, अब इसमें क्या आएगा, उत्तराखंड सॉरी इंडियन हिस्ट्री कितनी आएगी, ज्योग्राफी कितनी आएगी, ये क्या आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि पैटर्न बहुत कम है, बहुत कम सिलेबस है। सिलेबस तो बहुत है लेकिन क्वेश्चन बहुत कम आने वाले, इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा ही नहीं कि आप इसके लिए डीप स्टडी करो। ठीक है, मैंने आपको बार बार बोला है, एक एनसीईआरटी सार इसके लिए आती है महेश वर्णवाल जी की, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी सार के अलावा अगर आप इस 20% क्वेश्चन को, या तो आप घटना चक्र ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, या आप ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, इन्हीं क्वेश्चन से बनता है बच्चों। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि आप फालतू में कोई चीज पढ़ें। अब उसके बाद आप सोचो खुद भी, आप 2-2, 3-3 किताबें पढ़ रहे हैं बहुत डीप में, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा तो आप नॉर्मल किसी हल्की फुल्की किताबों को पढ़ के जीएस, क्योंकि जीएस इतना ज्यादा पूछता नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए हिंदी के सोर्सेज, चूंकि आप हिंदी में लोकल चीजें भी यहाँ पे पूछी जा रही है उत्तराखंड की। पहले आप हिंदी लुसेंट पढ़ते थे, जो आपके हिंदी लुसेंट या जो एक आध किताब और हिंदी व्याकरण की, पढ़ना अभी भी वही है बच्चों। आपका भाग्य तय करेगा कि हिंदी के पेपर में आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर आप सिलेबस को पढ़ के जाते हो तो उसी में से आपको विश करनी होगी, क्योंकि आपके साथ साथ और भी छात्र हैं। सभी छात्रों के हिंदी का परफॉर्मेंस जो है काफी नीचे आ चुका है, 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर से ऊपर नहीं पहुंच पा रहे। ये एक के साथ नहीं, सभी के साथ है। आपका सिर्फ ये काम होना चाहिए, हिंदी का जो सिलेबस है अपनी ओर से बेस्ट करके जाओ, बाकी एग्जाम पे छोड़ दो, वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, क्योंकि हिंदी के लिए अदर सोर्सेज नहीं हो सकते हैं, वही सोर्सेज है, उन्हीं में से आप हिंदी व्याकरण की किताबें इंटरचेंज इधर उधर करके पढ़ सकते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पेपर पूछा जा रहा है, तो इस तरीके के। ठीक है, तो मैं आपसे सिंपल सी बात कहूंगा, पढ़िए वही,
जो पढ़ते आए हैं बस पढ़ने का तरीका बदल दीजिए, समझ के पढ़िए। कभी उत्तर से दक्षिण क्रम पूछेगा, आप कभी पश्चिम से पूर्व पूछ देगा, कभी नदियों के किनारे बसे शहरों का जो क्रम पूछ देगा, कभी उच्च हिमालयी क्षेत्रों के जो टाउन है, मतलब टाउन जो कह रहा हूँ, जो हिली एरिया है या हिमालयन एरिया है उन क्षेत्रों के बारे में पूछ देगा, कभी बुग्यालों का अरेंजमेंट पूछ देगा, कभी अपने आप में उत्तराखंड के जो डैम है उनकी कैपेसिटी कितनी कितनी उसको मैच करने को पूछ देगा, कभी आपके जो यहाँ के मेन पर्वत हैं उनके हाइट के का जो अरेंजमेंट है वो पूछ सकता है, कभी पंच केदार, पंच बद्री और पंच जो भी अपने आप में है इनका अरेंजमेंट पूछ देगा। इसी तरीके से उत्तराखंड इतिहास जो है उसमें शासक जो है उनके रूल करने का सही क्रम पूछ देगा। इसी तरीके से चंद शासन काल के टैक्स, गोरखा के टैक्स ये पूछ सकता है। इसी तरीके से पंवार राजवंश के जो मेन अपने आप में राजा हुए थे उनके शासनकाल में कौन कौन सी जो किताबें लिखी गई और किस राजा पे लिखी गई, कभी इस तरीके से पूछ देगा और पूछेगा सब कोर्ट में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं पढ़ना वही है, चीजों को समझ के पढ़ना है, आपको अरेंजमेंट करना होगा, आपको ऑब्जर्व करना होगा किसी टॉपिक को। अगर आप पढ़ते हैं ध्यान से देखना होगा कि इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है। अब ऐसा नहीं रहा कि आपने पढ़ दिया उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी, आप आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं। क्यों कहते हैं, क्या इन्होंने किस मूवमेंट में भाग लिया, किसने इनको इस चीज की उपाधि दी, कहां से इनके बारे में ये कॉन्सेप्ट आया, तो ये कहां से मिलेगा। आप इंद्रमणि बडोनी पढ़ते हो, नेट पर जाइए और सर्च कीजिए इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में। आप स्पेशल उनके लिए किताब तो नहीं पढ़ सकते हो। आपने बद्रीदत्त पांडे पढ़ा, सारा पढ़िए। कुली बेगार आंदोलन क्या था, कहां से शुरू हुआ था, क्यों शुरू किया गया था, इसके कितने टाइप थे, कुली बेगार कुली प्रथा जो आंदोलन था कब से शुरुआत हुई थी, इसको समाप्त करने का श्रेय किसके जाता है, कहाँ पे इन लोगों ने समाप्त किया था, और उसके बाद कौन उसमें ब्रिटिश का जो वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर है जो भी है वो कौन थे उस दौरान पे। इन सब चीजों को इस तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करके पढ़ोगे, दिमाग में बिठाओगे, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपकी समझ आई होंगी। आप इसके आधार पर ही अपने आने वाले जो एग्जाम होंगे उसके लिए काम करेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।